नमस्कार दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री की प्रैक्टिस कर रहे थे, इंडियन हिस्ट्री सब्जेक्ट की, जिसमें से एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। ये दूसरी वीडियो होगी और इसी प्रकार से अन्य वीडियो भी आती रहेगी आपके सामने। और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है तो वो यहाँ पर चला जाएगा आई बटन में और पहली वीडियो देख करके फिर इस वीडियो को देखेगा। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए स्टार्ट करेंगे आज के प्रश्नों को। ठीक है, देखा जाएगा और आप लोग आंसर देते रहिएगा। वीडियो प्रीमियर्ड रहेगी। ठीक है, आप लोग देखते जाइएगा। देखेंगे, पहला क्वेश्चन रहेगा मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित थे? बैरकपुर, मेरठ, दिल्ली या दीनापुर? ठीक है, मंगल पांडे। ठीक है, इनका नाम जो है 1857 की क्रांति से जोड़ा जाता है। 1857 की जो विद्रोह कहते हैं लोग, लेकिन हम लोग क्रांति बोलते हैं। ठीक है, 1857 की जो क्रांति से उससे संबंध है मंगल पांडे का। फटाफट आंसर दीजिएगा, किस विद्रोह से वो संबंधित थे? तो ठीक है, तो पहला उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बैरकपुर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और जो आपका मॉडर्न एज का जो शुरुआत होती है मॉडर्न इंडियन की, ठीक है, वहाँ पर जो है इनका मंगल पांडे जो 1857 क्रांति होती है उसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मंगल पांडे जो है 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, कौन से? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक थे। ठीक है ना, क्या थे? सिपाही थे या सैनिक थे। और वहाँ पर क्या होता है कि दिन रहता है 29 मार्च का। ठीक है, 29 मार्च 1857 का दिन होता है। उस दिन बैरकपुर में क्या होता है, जो भी सैनिक होते हैं बैरकपुर की छावनी में, सैनिक जो हैं चर्बी वाले कारतूस जो होते हैं, ठीक है, चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया था। ठीक है, प्रयोग से मना कर दिया था। और इसी में एक सैनिक थे, उसने जो है हमला बोल देते हैं वो। ठीक है, उनका नाम था मंगल पांडे। और वहाँ पर जो भी अधिकारी होते हैं उनकी हत्या कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बैरकपुर हो जाएगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत यहीं से होती है, तो वहाँ पर बैरकपुर हो जाएगा। ठीक है, और जो 1857 की क्रांति थी, अन्य जगहों पर कौन कौन नेतृत्व कर रहा था 1857 का? तो कुछ जगह मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफ़र। ठीक है ना, बहादुर शाह जफ़र, ये सब क्वेश्चन पूछता रहता है, जफ़र। और उस समय सैनिक नेतृत्व करता थे या सैन्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? वो थे बख्त खां। ठीक है, इसी प्रकार से लखनऊ में कौन कर रहा था? तो लखनऊ में 1857 की क्रांति जो है बेगम हजरत महल के सानिध्य में यहाँ पर पूरा किया जा रहा था। इसी प्रकार से अगर झांसी में देखा जाए तो झांसी में कौन कर रहे थे? तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करता थी। इसके बाद बरेली में अगर देखें तो बरेली में आपके खान बहादुर खान। ठीक है, खान बहादुर खान। ठीक, तो ये समझ में आया होगा। अच्छा प्रश्न है, आपके टीजीटी में अवश्य पूछे जाने की संभावना होगी। अगला प्रश्न देखिएगा, 31वां है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अपने किस अधिवेशन में नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किया? ठीक है, नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खुलकर विरोध किस अधिवेशन में किया गया पूछ रहा है। किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। लाहौर अधिवेशन, अमृतसर अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, आप सभी के उत्तर आ रहे होंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा कि इलाहाबाद अधिवेशन। ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन कब? 1930 में। 1930 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? इसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस समय उर्दू कवि इकबाल। ठीक है, उर्दू कवि इकबाल जो है 1930 की क्या कहते हैं कि अधिवेशन था, उसमें अध्यक्षता कर रहे थे। और यहीं पर जो है
अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन का खोलकर विरोध किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा कलि गुत्ती पुराण के लेखक कौन है, पूछ रहा था। कलि गुत्ती पुराण के लेखक जयगोंडन, रामानुजन, करुणाकर तोंडमन या विष्णुवर्धन। फटाफट आंसर दीजिएगा। तो कलि गुत्ती पुराण के लेखक हैं आपके जयगोंडन, ठीक है, जयगोंडन। ये एक तमिल कवि थे, ठीक है, कैसे, तमिल कवि थे, तमिल कवि। और इनके नाम और मिलते हैं, जैसे जयगोंदार, जयन गोंदार, इनको जय मकोंदार या जय गोंडन भी कहते हैं, जय गोंडन भी कहते हैं, जैसा कि जय गोंडन आपके प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि उत्तर यहाँ पर ए ठीक हो जाएगा। ठीक बाकी और भी जो तमिल साहित्य के लेखककार हैं, जैसे कम्बन की रामायण हो गई, ठीक है, कम्बन की रामायण, ये आपके कम्बन के द्वारा लिखित है, लेखक का नाम है ये, कम्बन लेखक के द्वारा लिखित है। इसी प्रकार जैसे पेरिय पुराणम, पेरिय पुराणम, इसके रचयिता हैं सेक्लिकल्लार, सेक्लिकल्लार। ये सब कैसे, ये सब तमिल कवि हैं या तमिल विचारक हैं, ठीक है, तमिल साहित्य की बात हो रही है यहाँ पर, तमिल साहित्य की बात है, ठीक है ना। और हैं जैसे नल बेम्बा, नल बेम्बा, इसके रचयिता हैं पुलगेंदी, पुलगेंदी। ये सब मैंने भी कहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ करके आपको मैं इसका बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ तमिल साहित्य हैं, इनको भी आप नोट कर लीजिएगा चाहिएगा तो, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है। धार्मिक संश्लेषण की बात कौन सा शिलालेख कहता है अशोक का। द्वितीय 11वां शिलालेख, 13वां या 12वां शिलालेख। फटाफट उत्तर दीजिएगा 33वें प्रश्न का। आप लोग के उत्तर आ रहे होंगे। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि 12वें शिलालेख में धार्मिक संश्लेषण की बात की गई है। अशोक का जो शिलालेख प्राप्त हुई है उसमें से 12वां शिलालेख जो है धार्मिक संश्लेषण की बात या धार्मिक समन्वय की बात करता है, ठीक है, क्या, धार्मिक समन्वय की बात, ठीक। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रभाकर वर्धनम की पत्नी ने, ठीक है, उसके मृत्यु के बाद किस नदी के किनारे अपना आत्मदाह कर लिया था, मतलब कि सती हो गई थी एक तरीके से देखा जाए। उस समय सती प्रथा चलती थी। तो यमुना नदी, सरस्वती, गंगा या झेलम। उत्तर दीजिएगा 34 का आंसर, ठीक है। प्रभाकर वर्धनम, उनकी पत्नी का नाम पाया जाता है यशोमती, ठीक है, यशोमती, ठीक। तो यशोमती जो है, जब प्रभाकर वर्धनम का मृत्यु हो जाती है उस समय वो सरस्वती जो नदी है उसके किनारे मतलब अपना आत्मदाह कर लेती हैं या सती हो जाती हैं, सरस्वती नदी के किनारे, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्कन सभा का संस्थापक कौन था। महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। फटाफट उत्तर देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है। तो यहाँ पर दक्कन सभा या दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, ठीक है ना, क्या, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना जो है कब होती है, 1884 ईस्वी में, ठीक है। कब, 1884 ईस्वी में। किसके द्वारा, तो महादेव रनाडे द्वारा, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा, ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे द्वारा। बाद में गोपाल कृष्ण गोखले भी इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, महादेव रनाडे, ऑप्शन ए। सभी का उत्तर हमें लगता है कि ठीक होगा। अगला देखिएगा, 36वां प्रश्न है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था विनय पिटक, दीर्घ निकाय, दिव्य वदान या ऋग्वेद। तो हिरण्य स्तूप
एक तरीके से देखा जाएगा तो ये बौद्ध धर्म से जो है, तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे, बौद्ध धर्म से जो है ये संबंधित था सॉरी। तो इस वजह से आप विनय पिटक दीर्घ निकाय या देवदानी इनमें से कोई एक समझते होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऑप्शन यहाँ पर डी सही होगा। ऋग्वेद में सर्वप्रथम, ठीक है ना, ऋग्वेद में सर्वप्रथम हिरण्य स्तूप शब्द का प्रयोग मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है स्तूप का अर्थ माना जाता है, स्तूप का जो अर्थ होता है, ऋग्वेद की बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर स्तूप की मतलब होता है कि अग्नि से उठती हुई ज्वाला, अग्नि से उठती ज्वाला के लिए जो है स्तूप शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में सर्वप्रथम किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर ऋग्वेद में इसका स्तूप शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। कितनी बार पूछे कभी अगर, तो 2 बार प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में स्तूप शब्द का प्रयोग, ठीक है। बाकी ये मुख्यतः संबंधित है आपके ऋग्वेद से। अगला देखिएगा, तारिक ए मोहम्मद शाही का लेखक कौन था पूछ रहा है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शम्स ए सिराज, अफीफ, बरनी। तारिक ए मोहम्मद शाही, फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, बहुत ही अच्छा, सभी का उत्तर आ रहा होगा, ठीक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। यहिया बिन अहमद सरहिंदी जो है तारीख़ मुबारक शाही के लेखक हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन ग्रंथ कुवलयमाला, जैन ग्रंथ है कुवलयमाला के लेखक कौन था। उद्योतन सूरी, हरिभ्रभ और महेशा सूरी, गुणचंद्र। बताइएगा, 38 का आंसर दीजिएगा। चलिए, कुवलयमाला जो है इसका ये पूरी हुई थी संवत, विक्रम संवत, देखिए विक्रम संवत 1835 में ये इसकी रचना पूर्ण हुई थी, ठीक है। और इसके लेखक थे उद्योतन सूरी। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक हो जाएगा, सभी लोग लगा लिए होंगे ऑप्शन ए, जिनको नहीं आया होगा वो लगा लीजिएगा, ठीक है। अगला देखेंगे, 39वां प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी। 1802, 1814, 1804 या 1806। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। सब लोग उत्तर बताने का प्रयास करिएगा, बिल्कुल सही है सभी का उत्तर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 ईस्वी में कहाँ पर हुई थी, तो मुंबई में हुई थी, ठीक है ना, 1804। तो यहाँ पर उत्तर सी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन सी इज़ राइट। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां। निम्नलिखित वाकाटक शासकों में किसने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से विवाह किया था। प्रवरसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, रुद्रसेन प्रथम, रुद्रसेन द्वितीय। फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय जो थे, इन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता से शादी की थी या विवाह किया था, ठीक है। ऑप्शन डी इज राइट, रुद्रसेन द्वितीय। और रुद्रसेन द्वितीय पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र, ये थे पृथ्वीसेन प्रथम के पुत्र एवं उत्तराधिकारी भी, उत्तराधिकारी, ठीक है। चलिए ऑप्शन यहाँ पर डी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। साइमन कमीशन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स मिशन, CR फार्मूला। चलिए बताइएगा, ऑप्शन आपको दिया है और कोट मिलाइएगा, ठीक है। तो जो साइमन कमीशन था वो भारत आया था
3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन। चलिए यहाँ लिख लेते हैं। तो साइमन एक एक लिखते चले जाएंगे। कमीशन भारत में आया था 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। और दूसरा क्या है, गोलमेज। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब होता है? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है नवंबर 1930 को। और है फिर क्या है, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन ये होता है कब? मार्च 1942 को। फिर है आपका चौथा CR फार्मूला। CR फार्मूला ये है आपका 10 जुलाई 1944। तो देख लीजिए अनुक्रम बैठाना है तो 28, 30, 42, 44 एकदम सही है। यानी 1, 2, 3, 4 ही राइट है। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी यहाँ पर सभी का ठीक होना चाहिए। उत्तर बी ठीक हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल लाइन से है। 1, 2, 3, 4 ठीक है। ऑप्शन बी राइट है। चलिए अगला देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? ठीक है, कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से या सरकों से? कह रहा है किससे गुप्तों ने, जो गुप्त थे, गुप्त वंश था, उनके लोगों ने किससे जो है पतलून पहनना सीखा था? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंग से या सरकों से? फटाफट आंसर दीजिएगा। चलिए, तो जो गुप्त थे, गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। किसके? कुषाणों के सामंत थे, ठीक है। गुप्त कुषाणों के सामंत थे और कुषाणों से ही इन्होंने अपना काठी, बागडोर, बटन वाले कोट, पतलून, जूते, इन सब का प्रयोग करना सीखा था कुषाणों से। ऑप्शन ए ठीक है ना। गुप्तों ने क्या क्या सीखा? इन्होंने सीखा काठी, बागडोर, बटन वाले कोट का प्रयोग और पतलून और जूते पहनना सीखा, ठीक है। मतलब इसका प्रयोग सीखा, पहनना क्या सीखा, इसका प्रयोग सीखा, ठीक। तो ये है कुषाणों से। अगला देखिएगा, 43वां प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित एस्टीनोमोई अधिकारी का संबंध किससे था? मेगास्थनीज उल्लेख करता है एस्टीनोमोई अधिकारी का, तो ये इसका संबंध किससे रहता है? नगर अधिकारी से, जिले का अधिकारी से, ग्राम के अधिकारी से या धर्म का प्रमुख होता है ये? तो मेगास्थनीज जो है, मेगास्थनीज की पुस्तक जो रहती है इंडिका, ठीक है। इनकी एक पुस्तक होती है इंडिका, है ना। इंडिका में ये जो है पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन करते हैं। कहाँ का? पाटलिपुत्र नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है उसमें। तो पाटलिपुत्र नगर प्रशासन के वर्णन में मेगास्थनीज ने एस्ट्रोनोमी अधिकारी शब्द का प्रयोग किया है, तो उसका संबंध पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर के अधिकारी से, ठीक है। नगर के अधिकारी से, ये इसका संबंध क्या होता है? नगर के अधिकारी से। ऑप्शन ए सही है। नगर का अधिकारी एस्ट्रोनोमोई। देखो दो चीज़ था यहाँ पर, लिख लीजिएगा, एस्टीनोमोई ये नगर अधिकारी, नगर अधिकारी, और एक था एग्रोनोमोई, एग्रोनोमोई, ठीक है। इसको कहते थे जिला अधिकारी, जिले का अधिकारी। अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि वहाँ पर नगर अधिकारी और जिला अधिकारी में क्या अंतर था, लेकिन ऐसा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। जो उसमें इंडिका है मेगास्थनीज की, तो ये आप लोग पढ़िएगा। मुझे तो इसमें ज़्यादा हिस्ट्री में बहुत नॉलेज नहीं है, तो आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा। एस्ट्रोनोमोई नगर अधिकारी और एग्रोनोमोई जिले का अधिकारी के नाम से संबोधित किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न देखा जाएगा, 44वां प्रश्न है, समरकंद
कि मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे। ठीक है, ये कलाकार थे, दोनों अंतिम कलाकार थे किसके शासनकाल में, और ये समरकंद से आए थे। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। 44वां प्रश्न है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ये सब जहांगीर के समय में, ठीक है ना। जहांगीर के समय में अंतिम रूप से मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद जो कि समरकंद से आए थे, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले अंतिम कलाकार थे। ठीक है, उत्तर यहाँ पर बी सभी लोग लगा लीजिएगा। गविष्टि क्या है, 45वां प्रश्न है। गविष्टि शब्द क्या है? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर, गौशाला। बताएं। ठीक है, तो गविष्टि शब्द जो है ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक मिलता है। ठीक है, कब? ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का जो है प्रयोग मिलता है और इस समय सर्वाधिक प्रचलित था। और ये जो है गायों के लिए होने वाले संघर्ष से संबंधित है। गविष्टि शब्द किससे संबंधित है? गायों के लिए होने वाले संघर्ष से संबंधित था। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और उस समय ऋग्वैदिक काल में पशुओं में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता था? गाय को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 46वां प्रश्न है, किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि अब नहीं मिलेगी? बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात क्या होगा? मुगलों को अब राजा की उपाधि नहीं मिलेगी। कौन कहता है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस या लॉर्ड एलन बरो। चलिए, किसने यह घोषणा की थी? चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा सभी लोग। बिल्कुल सही, तो यहाँ पर ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग यह घोषणा करता है कि अब क्या है कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात, यानी कि ये अंतिम राजा होगा, उसके पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि अब नहीं मिलेगी। यहाँ पर उत्तर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा। 47वां प्रश्न है, शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है। शाहदरा का जो मुगल गार्डन है वो कहाँ स्थित है? दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या श्रीनगर में? शाहदरा का मुगल गार्डन। ठीक है, चलिए फटाफट उत्तर दीजिएगा। अब ये शाहदरा का जो मुगल गार्डन है प्रसिद्ध क्यों है? इसकी प्रसिद्धि का कारण है, ये प्रसिद्ध इसलिए है कि यहाँ पर जहांगीर का मकबरा है। जहांगीर का मकबरा है, और जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर, यानी कि पाकिस्तान में। ठीक है, कहाँ पर? शाहदरा मुगल गार्डन कहाँ पे स्थित है? तो लाहौर, पाकिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग लगा लीजिएगा। और प्रसिद्ध क्यों है? तो जहांगीर के मकबरे के बारे में। अगला देखिएगा। 1601 में खानाबदोश खानदेश पर अकबर की विजय की स्मृति चिन्ह के रूप में कौन सा स्मारक बना? अब ये क्वेश्चन एक बार कर चुके हैं आप लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जामा मस्जिद, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा या बीबी खानम का मकबरा। अकबर जो है खानदेश पर जो है अकबर क्या करते हैं? विजय करते हैं। उसके स्मृति चिन्ह के रूप में क्या निर्माण या कौन सा स्मारक बनाया जाता है? 48 का आंसर दें। चलिए, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। ठीक है, बुलंद दरवाजे का जो है निर्माण सम्राट अकबर करवाते हैं। कब? जब वो गुजरात विजय कर लेते हैं, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, 49वां प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? कह रहा है फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल, जोधाबाई का महल। बताइए, फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। पंचमहल, मोती मस्जिद, मरियम मकानी का महल या जोधाबाई का महल? फटाफट उत्तर देंगे सभी लोग। तो बिल्कुल सही है, पंचमहल, मरियम मकानी का महल और जोधाबाई का महल ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। लेकिन मोती मस्जिद जो है, ऑप्शन यहाँ पर बी ठीक हो जाएगा। मोती मस्जिद आपका फतेहपुर सीकरी में नहीं, बल्कि
मोती मस्जिद आगरा में है, आगरा के किले में स्थित है, ठीक है, आगरा किले में स्थित है। और इस मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? शाहजहाँ द्वारा, शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। एक और मोती मस्जिद है, एक और मोती मस्जिद जिसको दिल्ली का मोती मस्जिद भी कहते हैं, दिल्ली का मोती मस्जिद, ठीक है, तो यहाँ दिल्ली में है। इसका निर्माण कौन कराता है? तो ये औरंगजेब के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है, ठीक है। दो हैं मोती मस्जिद। एक मोती मस्जिद है आपका आगरा के किले में स्थित है जिसका निर्माण शाहजहाँ करवाते हैं। दूसरा मोती मस्जिद दिल्ली में है जिसका निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, ऋग्वेद में तसर निम्नलिखित में से किसके प्रयोग के लिए हुआ है? तसर शब्द का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया गया है? चरखी के लिए, बुनकर के लिए, रथ के लिए या लगाम के लिए? ऋग्वेद में तसर शब्द का प्रयोग है, किस बात के लिए ये प्रयोग किया गया? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही है। तो तसर शब्द जो है चरखी के लिए हुआ, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। तसर का अर्थ यहाँ पर चरखी, चरखी से मिलता है, ठीक है। और कहाँ पर? ये ऋग्वेद की बात हो रही है ना, किसकी? ऋग्वेद की बात हो रही है। ऑप्शन ए यहाँ पर ठीक होगा। अगला देखिएगा, 51वां प्रश्न है, जेम्स मिल की रचना द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। देखिए, अभी जेम्स मिल को आप जे.एस. मिल के फादर हैं, ठीक है, जैसा कि पॉलिटिकल साइंस जो भी पढ़ते होंगे उनको पता होगा। ये जे.एस. मिल के फादर हैं, जे.एस. मिल के फादर हैं, सॉरी। उनकी एक पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का प्रकाशन कब हुआ? 1917, 1827, 1817, 1859, 1859, ठीक है ना, 59 ही है, हाँ ठीक है। फटाफट बताइएगा उत्तर। चलिए, तो दोस्तों द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1818 में एक्चुअली प्रकाशित हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर 1818 नहीं है, तो सबसे पास में 1817 है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी लगाइएगा, ठीक। 1818 में से प्रकाशित हुई थी जो जेम्स मिल की ये रचना थी द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, लेकिन 1817 दिया है तो आसपास की चीज़ें यहाँ पर अजम्स करके लगाना होता है, ठीक। तो 1817 लगाइएगा, तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया था? मतलब कि सुधरी हुई मुद्रा को, मतलब जो मुद्राएं चल रही थी उनको बदल करके उसको नए रूप में चलाने या उसको सुधार करके चलाने या स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है शेरशाह, अकबर, जहांगीर या शाहजहां को। चलिए, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा शेरशाह, ऑप्शन ए। शेरशाह क्या करते हैं कि जो पुराने और घिसे और जो भी पुराने शासकों द्वारा सिक्के चलाए गए थे उन सबको बंद करके सोने, चांदी और क्या कहते हैं तांबे के सिक्के चलाए, ठीक है। यहाँ पर शेरशाह, जब यह आप अलग से इसको पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। मुद्रा जो है, मुद्राएं अलग अलग शासकों द्वारा चली गई मुद्राएं बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से एक दो प्रश्न बनता ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर शेरशाह उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, गयासुद्दीन तुगलक ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने? खलीफा यानी कि खलीफा की जो सत्ता थी उसको मान्यता देना बंद कर दिया था, किसने? 53rd का आंसर दीजिएगा। चलिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो थे उन्होंने क्या किया कि खलीफा की जो सत्ता थी उसको क्या किया कि मान्यता देना अब बंद कर दिया था, यानी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा, 54वां प्रश्न है, किस युद्ध के बाद मैसूर के टीपू सुल्तान सहायक राज्य बनाने यानी सहायक संधि करने के लिए बाध्य हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? चलिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ? 1792 में जो है इसकी जब पराजय हो जाती है यहाँ पर टीपू की, तब टीपू क्या करता है कि सहायक राज्य बनाने या सहायक संधि के
बनाने का प्रयास करता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला देखिएगा 55वां प्रश्न है, शाहजहां के शासन के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखक कौन था? ठीक है, राजकीय इतिहास और पादशाहनामा का लेखक कौन था? मोतीमिद खान, अब्दुल हामिद लाहौरी, मोहम्मद आमीन काजवीनी, मोहम्मद वारिस। बताइए, जो 8वां वर्ष था उस शासनकाल का राजकीय इतिहास और पादशाहनामा का लेखक कौन था, मतलब उसके बारे में जिक्र या वर्णन कौन करता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद आमीन काजवीनी। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मोहम्मद आमीन काजवीनी। ठीक है, उत्तर यहाँ पर सी ठीक है। अगला देखिएगा 56वां प्रश्न है, किस अभिलेख में गुप्त वंश के शासक रामगुप्त का नाम आता है? पूछ रहा है रामगुप्त का नाम, जो कि गुप्त वंश के शासक थे, उसका नाम किस अभिलेख में मिलता है? समुद्रगुप्त का प्रयाग अभिलेख, हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, अमोघ वर्ष का संजन ताम्र पत्रलेख, स्कंदगुप्त का काहोम अभिलेख। फटाफट उत्तर दीजिएगा। तो दोस्तों सही है, इसका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अमोघ वर्ष का संजन ताम्र पत्र लेख। ठीक है, अमोघ वर्ष का संजन ताम्र पत्र लेख, यहाँ पर उत्तर सी ठीक होगा। अगला देखिएगा 57वां प्रश्न है, बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? आर.डी. बनर्जी, डॉक्टर मैके, डॉक्टर स्टीन या डॉक्टर स्पूनर। नालंदा जो बौद्ध स्थल था नालंदा विश्वविद्यालय, वहाँ पर किसने उत्खनन करवाया? चलिए, तो दोस्तों सही उत्तर क्या है? डॉक्टर स्पूनर ने। डॉक्टर स्पूनर ने बौद्ध स्थल नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन करवाया। ठीक है, और वहाँ की जानकारियों को प्राप्त किया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। 58वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित स्मारकों में से किसमें रजत की छत और संगमरमर स्वर्ण बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग किया गया था? मोती मस्जिद आगरा, एतामौद्दौला का मकबरा आगरा, दीवाने खास दिल्ली, जहांगीर का महल आगरा। मतलब किस स्मारक में पूछ रहा है कि रजत की छत, संगमरमर का स्वर्ण, बहुमूल्य पत्थरों की मिश्रित सजावट का प्रयोग मिलता है? कहाँ पर? 58 का आंसर दीजिए सभी। तो दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिल्ली का जो दीवाने खास है वहाँ पर जो है उसके अंदर बहुमूल्य पत्थरों, संगमरमर की और सोने चांदी अन्य जो भी कई क्या कहते हैं कि खूबसूरत और बहुमूल्य चीज़ें होती हैं उनकी सजावट मिलती है। ऑप्शन यहाँ पर सी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 59 क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में बरीद ए मुमालिक अधिकारी था क्या? जो दिल्ली सल्तनत का बरीद ए मुमालिक अधिकारी क्या कार्य करता था? कानूनी विभाग का, कुलीन वर्ग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का प्रमुख या सेना प्रमुख था? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए बिल्कुल, तो बरीद ए मुमलिक या बरीद, दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ये गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। ठीक है, जो बरीद था, बरीद ए मुमलिक, ये आपका डाक एवं गुप्तचर विभाग का प्रमुख, गुप्तचर विभाग का था, बरीद कहा जाता था उसको। ठीक है, बरीद बरीद मिलता है तो इसको याद रखिएगा। अगला देखिएगा 60वां प्रश्न होगा आज का, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा। ठीक है, यही एक क्वेश्चन बन जाता है कि अलाई दरवाज़ा जो है किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाई दरवाज़ा कहाँ तक जाने का प्रवेश द्वार था? कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा, हौज़ ए खास या कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद? 60वें प्रश्न का उत्तर देंगे सभी। चलिए बिल्कुल सही है, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो अलाई दरवाज़ा बनवाया गया था वो आपके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तक जाने का एक रास्ता था, एक प्रवेश द्वार था। यहाँ पर ऑप्शन डी सभी का सही होना चाहिए। अगला देखिएगा 61वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने, ठीक है, सुमात्रा और मलाया पर विजय प्राप्त की थी? सुमात्रा और मलाया पर किसने विजय प्राप्त की? राजा राम प्रथम, राजेंद्र प्रथम, वीर राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय।
उत्तर दीजिएगा फटाफट। चलिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम, ये चोल शासक थे। ठीक है ना, चोल शासक राजेंद्र प्रथम जो है सुमात्रा और मलाया पर विजय इन्होंने प्राप्त की थी। ठीक है, अगला देखिएगा 62वां क्वेश्चन। किस निम्नलिखित चोल शासकों में किस एक ने संपूर्ण सिलोन या सिंघल को विजित किया? ठीक है ना, सिलोन या सिंघल को, संपूर्ण सिलोन या सिंघल को विजित किया या विजय प्राप्त की? राजेंद्र प्रथम, राजा राम प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम और राजा धीराज। 62वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। चलिए, यहाँ भी उत्तर क्या हो जाएगा, चोल के शासक जो है, चोल वंश के शासक राजेंद्र प्रथम, इन्होंने ही जो है संपूर्ण सिलोन या सिंघल पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ भी उत्तर राजेंद्र प्रथम, यानी कि उत्तर ए ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 63वां प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, MG रनाडे या जवाहरलाल नेहरू? फटाफट उत्तर दीजिएगा। चलिए, तो इंडियन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन, इसकी स्थापना 1936 में किसके द्वारा हुई थी? तो आपके थे ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, तो कौन जुड़े हुए हैं इससे? जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक, ऑप्शन डी, इसकी स्थापना किसने की? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। यहाँ पर उत्तर डी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये आज कुछ 30-35 क्वेश्चन थे। आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए और कुछ सब्सक्राइबर भी बढ़ाइए। ठीक है, और ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर दिया करिए। वीडियो कैसी लगी एक बार ज़रूर बताइए कमेंट में। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर बढ़ने से मुझे प्रोत्साहन मिलता है, और ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए मैं और अधिक आपके लिए प्रस्तुत और उपस्थित रहूँगा। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।